इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। पृथ्वी पर जितने भी लोग होते हैं वो ब्रह्मांड के अलग अलग प्लेनेट पर जाकर शिफ्ट हो चुके थे। हालांकि लोगों को लग रहा था कि कुछ समय के बाद पृथ्वी का वातावरण फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पृथ्वी का एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका था कि उसके ऊपर टेम्परेचर भी काफी बढ़ गया और धीरे धीरे पृथ्वी की जमीन का खात्मा होने लगा। और अब पृथ्वी पर बचे हुए वो सारे गरीब लोग भी किसी भी तरीके से दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर होने लगे। अब हमें यहाँ अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप के अंदर डेमन नाम का एक गरीब आदमी दिखाया जाता है। वो तो स्पेसशिप में अपनी बेटी सीस के साथ रहा करता था। डेमन की वाइफ तो कई सालों पहले मर चुकी थी और तब से वो अपनी बेटी सीस का अकेले ही ख्याल रख रहा है। दरअसल डेमन बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं होती, इसीलिए उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर रह सकें। इसीलिए वो दोनों स्पेसशिप में ही रहकर अपना टाइम गुजार रहे थे। डेमन एक ट्रेजर हंटर था जो अलग अलग जाकर डायमंड्स और सोने ढूंढा करता था। सीज ने तो बचपन से ही अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं, लेकिन डेविड ने इन सारी चीजों की कमी अपनी बेटी को कभी महसूस ही नहीं होने दी। अब डेमन को अपने कंपनी के थ्रू एक मिशन मिलता है जिसमें कि उसे वून स्लेयर नाम के एक प्लेनेट पर जाकर एक ऐसे डायमंड्स ढूंढने थे जिनका नाम ओरेकल्स हुआ करता था। ये ओरेकल डायमंड्स बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और तो और डेमन को कुछ पैसों की जरूरत भी थी जिससे कि वो अपना खाने पीने का खर्चा निकाल सके। इसीलिए अब उसने कंपनी वालों को एक्सेप्टेंस दे दी थी कि वो इस मिशन पर जाकर डायमंड को ढूंढ कर लाएगा। डेमन तो अपनी बेटी सीस को भी लेकर अपने साथ चल पड़ता है। अब यहाँ डेमन सीस को लेकर आ चुका था उस बहुत ही बड़े प्लेनेट की तरफ। वो अब सारा प्रोसेस चालू करने लगा स्पेसशिप को लैंड करने के लिए, लेकिन प्लेनेट के ऑर्बिट में जाने पर ही उनकी स्पेसशिप में खराबी आना स्टार्ट हो गई, जिससे कि लैंडिंग सिस्टम भी पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और अब उनकी स्पेसशिप प्लेनेट पर लैंड होने के बजाय उसके एक मून पर चली गई थी। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बावजूद भी डेमन ने किसी भी तरीके से कंडीशन को संभाला और स्पेसशिप को पास ही वाले ग्रीन मून पर उतार दिया। बाहर निकलने पर तो चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और ऐसा मून तो सीज ने आज तक नहीं देखा। उस पूरी जगह का एनवायरनमेंट तो एकदम पृथ्वी जैसा लग रहा था। हालांकि सीज उस जगह की खूबसूरती देखकर वहीं पर थोड़ी देर रुकने का डिसीजन लेती है, लेकिन यहाँ पर डेमन ने बताया कि तुम्हें अपनी ऑक्सीजन मास्क चालू रखना होगा क्योंकि ये भले ही सेफ और एकदम अच्छी जगह लग रही हो पर ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक थी। इस पूरे मून पर भले ही पृथ्वी जैसे पेड़ पौधे मौजूद तो थे, लेकिन ये पेड़ पौधों की वजह से यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। यानी कि ये सब हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों से उल्टा काम करते थे। इसीलिए डेमन अपनी बेटी सीस को समझा रहा होता है कि तुम्हें ऑक्सीजन मास्क लगातार पहनकर उसे यूज करना होगा और जल्द से जल्द हमें डायमंड खोजकर यहाँ से निकलना भी होगा, क्योंकि उन दोनों के पास उतना भी ज्यादा ऑक्सीजन बचे नहीं थे। अब वो दोनों लगातार डायमंड को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी डेमन को अपने डिवाइस के ऊपर एक सिग्नल मिला जो और किसी का नहीं बल्कि एक डायमंड का होता है। उसने तुरंत ही जमीन के अंदर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर बाद ही उसे एक डायमंड मिलता है। इस डायमंड को ओपन करने के बाद डेमन को पता चला कि इसकी कीमत तो लाखों डॉलर्स है और इसे बेचकर वो काफी सारे पैसे भी कमा लेंगे। सीज भी इस डायमंड की प्रीमियम क्वालिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, इसीलिए वो अपने फादर से कहती है कि हमें यही लेकर वापस चली जाना चाहिए क्योंकि मुझे ये जगह काफी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन डेमन ने अपनी बेटी को समझाया कि जिस प्लेनेट पर हमें भेजा जा रहा था मिशन के लिए ये वो नहीं है। उस जगह पर तो इस डायमंड से कई ज्यादा महंगे डायमंड्स मिल सकते हैं। इन डायमंड्स को बेचकर हम लोन्स तो चुका देंगे, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब ही रहेंगे। हमें इन सारी चीजों से ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। डेमन अपने बेटे से कहता है कि अगर हम यहाँ से एक ही डायमंड लेकर चले गए तो वापस आने में हमें एक और हफ्ते का समय लगेगा और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। इसीलिए डेमन के बार बार कहने के बाद सीज भी मान जाती है और भी ज्यादा डायमंड ढूंढने के लिए। वो दोनों चल पड़े थे जंगल के और भी ज्यादा अंदर प्रीमियम डायमंड ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें भारी मात्रा में डायमंड्स मिल गए तो उन्हें कभी भी खाने पीने की टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी। ये बात भी कहीं न कहीं सीज को अंदाजा हो जाती है, इसीलिए वो अपने फादर का डायमंड ढूंढने में सपोर्ट करने लगी। अब जैसे ही दोनों लगातार आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे तभी डेमन और सीज को पता चलता है कि इस मून पर तो कुछ और हंटर्स भी आए हैं जो उन्हीं की तरह डायमंड्स ढूंढकर काफी अमीर बनना चाहते थे। उन हंटर्स को ये पता होता है कि डेमन भी यहाँ पर डायमंड ढूंढने आया है। उन हंटर्स ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि वो डीमन को पकड़कर उसके सारी चीजें ले लेंगे और स्पेसशिप को हाईजैक करके क्वीन स्लेयर नाम के प्लेनेट पर जाकर डायमंड्स ढूंढेंगे। ये सारी बातें सीज ने सुन ली थी, इसीलिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है अपने फादर को बचाने के लिए। लेकिन इससे पहले उन हंटर्स ने डेमन को पकड़ लिया था।
तब डेमन अपने बचाव के लिए उन हंटर्स को ये कहता है कि उस जगह पर जाने का रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है, और अगर तुम क्वींसलेयर प्लैनेट पर पहुंच भी गए तो डायमंड कहां पर मौजूद है ये तुम्हें आइडिया नहीं होगा, इसका पता सिर्फ मुझे था। इसीलिए डेमन उन हंटर्स को एक ऑफर देता है कि वो सब साथ मिलकर क्वींसलेयर प्लैनेट पर जाएं और वहां मौजूद एलियंस जो कि डायमंड्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं उन्हें खत्म करके सारे डायमंड्स यानी कि ओरेकल्स अपने नाम कर लें, जिससे कि अंत में हम लोग उस डायमंड को आपस में बांट लेंगे। अब उन हंटर्स के लीडर जिसका नाम इजरा होता है उसे ये बात बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सारा काम तो डेमन को करना है, हमें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए होगा। इसीलिए वो डेमन के साथ इस डील के लिए मान जाता है और चल पड़ता है क्वींसलेयर प्लैनेट की तरफ। लेकिन यहाँ पर डेमन का प्लान तो कुछ और ही था। उसने अपनी बेटी को छुपा हुआ देख लिया था, जिससे कि वो डिसाइड करता है कि थोड़ी देर आगे जाने के बाद ही वो अपनी बेटी को आदेश देकर इन सभी हंटर्स को मार गिराएगा। अब सारे हंटर्स डेमन को लेकर जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ने लगते हैं। सीस तो छुपकर उनकी सारी चीजें नोटिस कर रही थी। डेमन ने तो अपनी बेटी सीस को पीछे से गन पॉइंट करने के लिए कहा, जिससे कि वो सारे हंटर्स को अपने कब्जे में ले लेता है। डेमन ने तो अब इसरा और उसके सारे हंटर्स का हथियार अपने पास रख लिया था, जिससे कि वो उन सभी को अपने कंट्रोल में ले सके। बट अब पता नहीं क्यों डेमन को क्या हुआ, वो तो उन सभी हंटर्स को ही लूटना चाहता था। इसीलिए अब डेमन ने इसरा और उसके हंटर्स को मारने का धमकी देकर उनके सारे हथियार और कैरी किए गए सामान भी लूटने लगा होता है। इसरा तो डीमन को लगातार मना कर रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन डीमन तो पता नहीं पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि शायद उसके पास रिसोर्सेज की काफी कमी हो चुकी होती है। इसीलिए वो भी एक हंटर की तरह बिहेव कर रहा था। बट ये सारी बातें सीस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने फादर के पास आकर उन्हीं पर गन पॉइंट कर देती है कि आप ये गलत कर रहे हो और इन लोगों को छोड़ दो। लेकिन डीमन तो अपनी बेटी को ही बोलता है कि तुम शांत रहो, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि डीमन को अपना और अपनी बेटी का किसी भी तरीके से ख्याल तो रखना ही था। इसीलिए उसने सोचा कि हंटर्स के सारे सामान अपने पास रखने के बाद कुछ दिनों के लिए उनकी सर्वाइवल की चीजें पास में रहेंगी। लेकिन यहाँ सीस के बहुत बार मना करने के बाद भी डीमन मानता नहीं और अब उसने इसरा के एक हंटर को लगातार गोली मार दी थी। वो हंटर भी मरते मरते अपने मशीन गन को ऑन कर देता है, जिससे कि बहुत सारी गोलियां डीमन के बॉडी में लग गई थी। सीज अपने फादर को मरते हुए आंखों के सामने देख रही थी। उस हमले में हंटर और सीज के फादर दोनों ही मारे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां बचा था तो इसरा तुरंत ही सीज को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सीज अब गन लेकर जंगल के अंदर भागने लगी थी। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है कि उसके फादर भी अब नहीं रहे, यानी कि वो पूरी तरीके से अकेली हो चुकी है। सीज को लग रहा था कि इसरा अभी भी उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लगातार भागते हुए अपने स्पेसशिप के अंदर आकर खुद को बंद कर लेती है। और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इस जगह से बाहर जाने का। उसकी तो ऑक्सीजन भी खत्म होने आ चुकी थी। अगर वो स्पेसशिप से बाहर गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इसरा भी उसे मार देगा। इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि वो कुछ दिनों तक स्पेसशिप के अंदर ही रहेगी। सीज को तो एक बुरी बात पता चली कि उसकी स्पेसशिप काम ही नहीं कर रही है, यानी कि वो अब इस मून से बाहर जा ही नहीं सकती थी। सीज अब कुछ दिनों तक स्पेसशिप के अंदर ही रोककर अपना टाइम पास कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर कब तक रहेगी उसे भी अंदाजा नहीं था। उचित टाइम में उसका फूड सप्लाई भी खत्म होने वाला था, यानी कि सीज ने यहाँ से जल्द निकल कर जाने का रास्ता नहीं निकाला तो शायद वो यहीं पर मर जाएगी। तभी सीज को पता चला कि इसरा ने उसके स्पेसशिप को ढूंढ लिया है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो तो आधे से ज्यादा अंदर आ भी चुका था। तभी सीज ने अपनी गन निकाली और प्रोटेक्शन के खातिर इसरा के कंधे पर वार कर दिया। इसरा इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, पर तभी भी वो स्पेसशिप के अंदर आ गया था और एक कोने में पड़ा हुआ था, बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में। इसरा सीज से कहता है कि प्लीज तुम मुझे मेडिकल किट दे दो, क्योंकि इस पूरे प्लेनेट पर एक छोटा सा घाव लगना भी काफी नुकसानदायक हो सकता था। अगर इसरा के घाव में इन्फेक्शन फैल गया तब उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन सीज इसरा की बिल्कुल मदद नहीं करती और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी इसरा ने बताया कि ये पूरा मून बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी यहाँ से बचकर जा नहीं पाओगी। मैंने इतने सालों में इस पूरे जंगल की छानबीन की है और मुझे इनके रास्तों के बारे में पता था। रात के समय जो एलियंस बाहर निकलते हैं वो तुम्हें मारकर पूरा कच्चा चबा जाएंगे। इसीलिए इसरा सीज को कह रहा था कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम यहाँ से भी कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सीज तो इस बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाती है, लेकिन वो इसरा से पूछने लगी थी कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करे। तब जाकर इसरा बताता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो वो उसके फादर के सपने को पूरा करेगा, यानी कि इसरा सीज को लेकर क्वींसलेयर प्लैनेट पर जाएगा और बहुत सारे प्रीमियम डायमंड्स ओरेकल्स ढूंढेगा, क्योंकि
उसे भी थोड़ी नॉलेज थी ओरेकल्स को ढूंढने के लिए, जिससे कि तुम अपना और अपने फादर का हिस्सा लेके अपने रास्ते चले जाना। इसरा सीज को ये भी समझाता है कि उस सिचुएशन में तुम्हारे फादर ने ही सबसे पहले हमला किया था, वो तो पूरी तरीके से लालच में पागल हो चुके थे। सीज भी जब इस बारे में सोचती है तब उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि मेरे फादर डेमन की भी इन सारी चीजों में गलती बहुत ज्यादा थी। अगर वो पहल नहीं करते थे तो ये सारी चीजें घटती ही नहीं। ये सारी चीजें अंडरस्टूड करने के बाद सीज मान जाती है इसरा को न मारने के लिए। सीज ने तो इसरा को मेडिकल किट भी दिया जिससे कि वो खुद का इलाज करता है। और अब थोड़ा ठीक होने के बाद इसरा सीज को स्पेस सूट पहनाकर निकल पड़ा था जंगल के अंदर की तरफ, क्योंकि ये स्पेसशिप तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। इसीलिए उन्हें कुछ दूसरा रास्ता ही खोजना पड़ेगा मून से होकर क्वींसलेयर प्लैनेट तक पहुंचने का। अब यहाँ भले ही दोनों साथ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सीज को कहीं न कहीं इसरा पर पूरा भरोसा नहीं था। इसीलिए वो इसरा को अपने सामने रखती है गन पॉइंट पे। दोनों साथ में लगातार चलने लगे थे और इसरा को भी ये सारी चीजें मंजूर होती हैं। इसीलिए उसने सीज को कुछ कहा नहीं और अपने रास्ते पर चलने लगा। बट कई घंटों तक लगातार चलने के बाद सीज को ये रियलाइज हो गया था कि इसरा शायद उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो हर समय पर सीज की प्रॉपरली मदद कर रहा था। बट यहाँ इसरा के लिए एक बहुत ही गलत खबर थी। उसके हाथ पर जो जख्म लगा हुआ था वो इन्वायरमेंट के कारण एकदम इन्फेक्टेड होने लग जाता है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। यानी कि इसरा को या तो इस इन्फेक्शन का एंटीडोट ढूंढना होगा या फिर अपना हाथ काटकर पूरी तरीके से निकालना होगा। इसरा को मदद चाहिए थी और वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका था। इसीलिए वो दोनों चलते हुए एक कबीले के पास आ जाते हैं। इसरा कबीले के सरदार से कह रहा था कि मैं तुम्हें एक डायमंड दूंगा जिसके बदले तुम सब मेरा इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक कर दो। सारे कबीले वाले सीज और इसरा को अपने घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। इसरा को लग रहा था कि ये लोग उसके इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो सब इस मून पर कई सालों से रह रहे थे और उन्हें यहाँ के रहन सहन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। पर थोड़ी देर बाद वहाँ के सरदार ने तो इसरा को ही ऑफर किया बहुत सारे डायमंड्स और उनसे मांग करने लगे कि इस पूरे डायमंड के बदले तुम सीज को यहीं पर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि उस पूरे कबीले वालों की जनरेशन एकदम से रुक चुकी थी। उनके पास अब रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल की संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसीलिए सरदार ने इसरा को कह दिया था कि हमें सीज की जरूरत है, इसीलिए तुम उसे हमें दे दो। सीज जब ये बात सुनती है तो उसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपनी कुर्बानी आखिरकार इन्हें क्यों दे, इसीलिए वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। सीज तो जरा भी नहीं रुक रही थी और जंगल के अंदर जाती ही जा रही थी। अब वो पूरी तरीके से अकेली होती है इस सुनसान जगह पर। बुरी बात तो ये थी कि उसने इसरा पर भरोसा किया, क्योंकि इसरा चाहता तो उन सभी सरदार को मना कर सकता था, बट उसने तो शायद सीज की बलिदानी देने का डिसीजन ले लिया था। सीज भले ही जंगल में अकेले आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास अब गैस सिलेंडर भी खत्म होने वाला होता है, और अगर गैस खत्म हो गया तब वो इस पूरे एनवायरनमेंट में जिंदा ही नहीं रह पाएगी। सीज के लिए अच्छी बात ये होती है कि थोड़ा आगे जाने पर उसे इसरा मिल गया था। वो तो सीज को लेकर एक सेफ जगह पर छुप जाता है, क्योंकि कबीले के सरदार और सभी लोग मिलकर सीज को ढूंढने में लगे हैं, जिससे कि वो उसे अपने कबीले में शामिल कर सके और अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सके। इसरा ने सीज को बताया कि मैं तुम्हें इस तरीके से उन कबीले वालों को कभी नहीं सौंपता, यानी कि इसरा एक तरीके से सीज की मदद कर रहा था। बट इस तरीके की गुस्ताखी के कारण उन कबीले वालों ने इसरा को मेडिकल किट देने से मना कर दिया था, यानी कि उसका इन्फेक्शन लगातार हाथ से फैलता ही जा रहा होता है। अब सीज भी समझ चुकी थी कि इसरा उसके साथ कहीं न कहीं अच्छा बिहेव करता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए अब उसने भी इसरा की मदद करने का डिसीजन लिया। अच्छी मेडिकल किट ना मिलने के कारण इसरा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसे अपना हाथ काट कर निकालना होगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन उसके बॉडी तक पहुंच गया तब उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब सीज भी इन सारी बातों को समझती है और इसरा की मदद करती है उसका हाथ काटने में। इसरा को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए उसने ये सारा दर्द सह लिया। कुछ ही घंटों में ही उसका हाथ कट जाने की वजह से इन्फेक्शन रुक जाता है, और अब वो दोनों थोड़ा आराम करने के बाद निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन यानी कि क्वींसलेयर प्लैनेट की तरफ। इसरा सीज को एक प्लान बताता है कि पास ही में कई सारे एलियंस के अड्डे हैं जो अपना स्पेसशिप यूज करते थे यहाँ से वहां जाने के लिए, और अगर हम उन स्पेसशिप को हाईजैक कर लें तो हम क्वींसलेयर प्लैनेट पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए अब सीज और इसरा उन एलियंस के अड्डों की तरफ लगातार बढ़ने लगे थे, जिससे कि उन्हें कई सारे ओरेकल्स भी मिल जाएं और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का एक संसाधन भी अवेलेबल हो। लगातार चलने के कारण वहाँ पर अब काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी, बट अब वो दोनों एलियंस के खतरनाक अड्डे पर पहुंच भी जाते हैं।
उन सारे एलियंस के साथ तो कुछ हंटर्स भी शामिल थे जो ओरेकल को ढूंढने में मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि एलियंस भी ओरेकल्स को एक तरीके से ढूंढकर अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। वहाँ पर पता चलता है कि एलियंस ने कई सारे कैदियों को बंदी बनाकर रखा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ सीज और इसरा ने एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे कि वो तुरंत ही एलियंस और हंटर के पास चले जाते हैं। इसरा उन सभी से कह रहा था कि मुझे ओरेकल्स निकालने में महारत हासिल है और अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कई सारे ओरेकल्स बाहर निकाल सकता हूँ, जिससे कि तुम लोगों का काफी ज्यादा फायदा होगा। दरअसल ओरेकल्स यानी कि इन डायमंड्स को इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो डीमन को काफी अच्छे से पता था, लेकिन इसरा उनसे झूठ कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर हंटर है, जिससे कि वो समय आने पर उन एलियंस का स्पेसशिप हाईजैक करके यहाँ से बाहर निकल जाए। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद हंटर्स की एक टीम ने डिसीजन लिया कि वो इसरा के साथ काम करेगी, जिससे कि इसरा उन्हें कई सारे डायमंड्स निकाल कर देगा। एक हंटर इसरा और सीज को लेकर डायरेक्टली उस गड्ढे की तरफ चले जाता है जहां पर डायमंड्स होने की संभावना ज्यादा थी। इसरा का एक हाथ भले से ही कटा हुआ था, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है ओरेकल्स को बाहर निकालने का। सीज भी ये सारी चीजें देख रही थी क्योंकि उसे पता होता है कि इसरा को ये सब बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन इसरा एक तरीके से नाटक कर रहा था ओरेकल्स को बाहर निकालने का। इसरा ने जैसे ही ट्राई किया तब वो ओरेकल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से उसे नहीं निकाला गया तब उसके अंदर मौजूद सारे इन्वायरमेंटल प्रेशर खत्म हो जाते थे। कई बार ट्राई करने के बाद भी इसरा उन सारी चीजों में कामयाब होता ही नहीं। सीज भी अपने फादर द्वारा सिखाई गई टेक्निक अप्लाई करके देखती है, लेकिन वो कंबाइन एफर्ट डालकर भी कामयाब नहीं हो पाते। ये सारी चीजें एक हंटर देख लेता है और अपने लीडर को बताने जाता है कि इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, इसीलिए इन्हें मार देना ही सही रहेगा। लेकिन इससे पहले इसरा उस हंटर को पकड़कर लगातार मारने लग जाता है। उसने अपनी शॉटगन की मदद से उस हंटर को जान से मार दिया और वहीं पर दफना दिया। लेकिन अब उस हमले की आवाज सुनकर बहुत सारे एलियंस और हंटर उनके ऊपर हमला करने आ चुके थे। इसरा तो सीज को बचाने के लिए लगातार उन एलियंस से फाइट करने लगता है, लेकिन इतने हंटर्स लगातार हमला करने के कारण इसरा को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। सीज भी तो अब लगातार गन की मदद से इसरा की मदद करने आ गई थी, बट इसरा को पता था कि सीज की जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए उसने सीज को साफ साफ कह दिया था कि मैं यहाँ से संभाल लूंगा, तुम जल्द से जल्द जाकर उन एलियंस की स्पेसशिप को हाईजैक कर लो और यहाँ से काफी दूर वाले प्लेनेट पर निकल जाओ, और वो खुद इस जगह पर रहकर इन सारे एलियंस से तुम्हें बचाएगा। हालांकि सीज इसरा की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि बहुत ही कम समय में उसकी और इसरा की एक अच्छी सी अटैचमेंट हो जाती है और वो इसरा को इस तरीके से मरने नहीं देना चाहती थी। बट इसरा कैसे भी करके सीज को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है और अब सीज लगातार स्पेसशिप को हाईजैक करने के लिए उसके पास जाने लगी थी। इसरा तो अब जान की फिक्र किए बिना उन सारे हंटर से फाइट करता है जिससे कि वो सीज के पास न जा सके। इसरा का एक हाथ कटा हुआ था, इसीलिए वो पूरी तरीके से लड़ भी नहीं पाता। हंटर्स ने काफी कम समय में उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी, बट अब अचानक कंडीशन को देखते हुए सीज ने अपना माइंड चेंज कर लिया और अब डायरेक्टली वो मेडिकल किट लेकर इसरा को बचाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन सीज के सामने भी कई सारे एलियंस और हंटर आ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़ेगी कैसे, बट तभी अचानक एलियंस ने जिन कैदियों को कैद करके रखा था वो भी अपने कैद से आजाद हो गए थे, जो हंटर्स के ऊपर ही हमला करने लगे। इस बात का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाते हुए सीज मेडिकल किट लेकर वहां से निकल पड़ी जंगल की तरफ। वो जल्द से जल्द घायल हुए इसरा के पास पहुंचती है, जो एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। इसरा की हालत काफी ज्यादा खराब थी। सीज अब मेडिकल किट निकालकर उसका इलाज करती है और इसरा को कहती है कि हम यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। सीज ने तो इसरा को संभाला और वो जल्द से जल्द स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि कई सारे हंटर्स और एलियंस उनकी स्पेसशिप की तरफ आते रहते हैं रोकने के लिए, बट तब तक दोनों ही स्पेसशिप के अंदर चले गए थे और अब कोई बड़ा हादसा होने से पहले वो दोनों स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं और इस बहुत ही खतरनाक प्लेनेट से निकलकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को कुछ मिला ही नहीं होता जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, यानी कि उनका मेन मकसद था ओरेकल्स यानी कि डायमंड्स ढूंढना। बट उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि लालच कितनी बुरी बला है। लालच की वजह से ही सीज और उसके फादर इस मून पर आए थे और लालच ने ही सीज के फादर डीमन की जान ली। लेकिन अब अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देते हुए वो दोनों निकल पड़ते हैं अंतरिक्ष की तरफ, यानी कि वो दोनों अपना आगे का सफर साथ में ही तय करेंगे। सीज को इसरा के रूप में अपना एक नया फादर मिल चुका था जो उसका काफी ख्याल रखता है
और हमारी ये कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।